हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो कि आपको सरकारी मॉडल पेपर से जो निकला हुआ क्वेश्चन है उसको हम बताने का, जो कि आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था। ये आपको बुक से क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण ये था कि उद्योग और धंधों की कमी। क्या था? उद्योग और धंधों की कमी। उद्योग कहने का मतलब कि काम नहीं मिलना, तो यहाँ पे उद्योग नहीं था तो धंधा में कमी होना, यही मेरा मेन मुख्य कारण था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि विश्व की दात शीर्षक पाठ की विधा क्या था। इस आपको हम बार बार बताए हैं कि ये आपको विधा पूछ लेगा, ये कहानी का नाम पूछ लेगा कि कौन लेखक कौन है, तो इस टाइप के आपको सवाल पूछा जाता है। तो कह रहा है विश्व की दात की शीर्षक पाठ की विधा कौन है, तो कहानी है। इसको क्या ऑप्शन में हम मार लेंगे, कहानी को मारेंगे। चलिए इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दार्सिट नामक सोने का भरा घड़ा मिला था। तो बार्निन हस्टिंग, जो कि ये क्या था, वार्नर हस्टिंग, ये 22 राय थे मतलब बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार के इसको गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो इसको हम वारेन हेस्टिंग था जो 22 राय इसको बोला करता। जनरल गवर्नर जनरल का मतलब होता था कि 22 राय, तो 22 राय को ही वारेन हेस्टिंग था। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने मोह सब समय वांछित ही नहीं होता, पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। इसका ये कहने का मतलब ये है बच्चों कि पुराने का मोह सब समय वांछित ही नहीं होता, तो पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ये किस शीर्षक पाठ की है, कहानी की है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका क्या है मुख्य, इसका लेखक इसका जो पाठ का नाम है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे लिया गया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। जो आपको मछली की कहानी था इस बुक क्लास हिंदी का बुक में, तो इसे किस प्रकार की कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक है। क्या है, मनोवैज्ञानिक है। चलिए अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। मेरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा धर्म क्या करा, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया पाठ की है। कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है, 21 पंक्ति से 21 शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो ये शिक्षा और संस्कृति का है। किस पाठ की है, शिक्षा और संस्कृति का है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है, लेखक अवयवियों का क्या साथ लेकर आए थे। तो क्या लेकर साथ आए थे, पुस्तक और टाइपराइटर और टेस्टर। क्या लेकर आए थे, पुस्तक और टाइपराइटर, है ना, टाइपराइटर और टेस्टर लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, अवयवी, लेखक अवयवों के। ठीक है, किसके बिना प्राणी के, है ना, कार्य किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है, या तो मुक्त नहीं मिलता है। तो किसके बिना, गुरु के बिना। किनके, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। उसी प्रकार से किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है, तो गुरु ज्ञान के बिना। किनके बिना, गुरु ज्ञान के बिना। चलिए अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सरैया एवं छंद क्या करा, सरैया एवं छंद किस सिद्ध कवि थे। कैसे सिद्ध, रस खान थे। इनका लेखक की बात करते हैं, लेखक या कवि की बात करते हैं तो रस खान थे। कौन थे, रस खान थे। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि घानानंद किस भाषा के कवि थे। घानानंद थे वो किस कवि
किस भाषा के कवि थे? तो व्रज भाषा। किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा। ये सब जितना भी हम आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का है। तो आप लोग जरूर वीडियो के अंत तक देखिए और पूरा वीडियो देखिए। आप वीडियो को थोड़ा सा देख के अगर भाग जाइएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन नहीं, आज ये भी क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही ये सब क्वेश्चन आने का उम्मीद है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर ले, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है या तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा या तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में, एक ग्रुप में हम आपको शेयर करेंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, इसमें से लिखा हुआ रहेगा आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो आम शब्द का पर्यायवाची का अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको ये लीजिएगा रसाल। क्या है? रसाल, है ना। आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो रसाल, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, जिसमें एक शुद्ध शब्द देगा, बाकी 3 अशुद्ध रहेगा। वो कि अशुद्ध कहने का तात्पर्य यह है कि अशुद्ध मतलब गलत दे देगा 3 शब्द, 1 शब्द सही दे देगा। तो उसमें से अगर आपको कह रहा है कि इसमें निम्न में से या तो निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में, यहाँ तो कुछ भी है लेकिन आप वहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। अगर हमको शुद्ध की बात किया है तो ऐसे इसमें हमको क्या होगा? अनाधिकार, है ना, अनाधिकार, ये मेरा शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पे देखिए ये अब आ रहा है कि आमरण, आमरण शब्द में कौन, आमरण शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए आमरण शब्द में आ उपसर्ग है। क्या है? आ है, जो आ है जो उपसर्ग है ये मेरा आ होगा आंसर। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेते हैं कि मानव को मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? ये कह रहा है मानव को मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को। किनको बोला गया है? भीमराव अंबेडकर को। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कथन किनका है? तो सेना साहेब के। किनका था? सेना साहेब का कहना था कि मैं तो, है ना, क्या कर रहा है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन, चलिए इसी टाइप से आपको सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप इस सब क्वेश्चन पे विशेष फोकस कीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। यही सब क्वेश्चन आपको आने का पूरा 100% चांस है। तो आप जरूर वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी बच्चा अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उनको भी ज़रूर प्रयास कीजिए कि ताकि वो भी अच्छा नंबर ला सकें। तो और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगर आपको और कोई सब्जेक्ट का चाहिए, तो मैथ या तो साइंस, कोई भी सब्जेक्ट का अगर वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको, आप जौन डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ से भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको ज़रूर हम आप लोगों को पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वीडियो का है, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरो प्रदेश हित, क्या करा? हित प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मूलर ने। किसने करवाया था? मैक्स मूलर ने करवाया था। अब कर रहा है नित्रवंश विद्या का संबंध किससे है? कह रहा है नित्रवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। अगर इस टाइप के सवाल ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं
किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं? तो किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं? तो हम क्या मार देंगे ऑप्शन में, गौड़ा देश। क्या मारेंगे? गौड़ा देश। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? आपको इस ऐसा सवाल पूछा जाता है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणकर मूले को। ये क्या है? एक लेखक है। ये लेखक है, कौन है? वो गुणकर मूले। चलिए अभी यहाँ पे देखिए क्या है, नेबरी देवनागरी है ना, देवनागरी सॉरी नेबरी है ना, नेबरी भाषा किस लिपि को में लिखा जाता है? नेबरी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी भाषा में। देवनागरी कहने का मतलब ये होता है कि देवनागरी का मतलब होता है हिंदी। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वहाँ पे आप कौन से भाषा में अगर आप उत्तर दीजिएगा, तो अगर आप हिंदी में लिखिएगा तो आप लिख दीजिएगा देवनागरी। अगर आप अंग्रेजी में लिखिएगा, या तो इंग्लिश बोले या अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी में लिखिएगा तो रोमन लिखिएगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम देवनागरी लिखें या कि रोमन लिखें। तो अगर आप हिंदी में लिखिएगा तो आप देवनागरी लिखिएगा, अगर इंग्लिश में अगर आप लिखिएगा तो सीधा आप रोमन लिखिएगा। अगर आप एक बात और बता देते हैं बच्चों, अगर आपको हिंदी या तो साइंस को दे रहे हैं, या तो सोशल साइंस दे रहे हैं, या तो संस्कृत दे रहे हैं, या तो आप मैथ दे रहे हैं, ठीक है, या तो आप हिंदी दे रहे हैं, ये 5 चीज़ में हमेशा देवनागरी ही लिखना होगा। ठीक है, देवनागरी। आप जहाँ पे आप इंग्लिश का बात हुआ कि अगर इंग्लिश का सवाल, अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करिएगा तो उसमें आप रोमन लिखिएगा। चलिए ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए यहाँ पे आप समझ लेते हैं, दुर्गवास शब्द का संधि विच्छेद करे। तो दूघा जोड़ गद है ना। अब यहाँ पे कह रहा है अड़ा, अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए आपको उच्चारण शब्द की बात कर लेते हैं। तो उच्चारण शब्द हम 1 मिनट में, ये कंठ से होता है। तो सबसे पहले देखिए उच्चारण की बात कर लेते हैं। तो उच्चारण अगर देखिए, अगर हम अड़ा बोल रहे हैं, अड़ा बोल रहे हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंठ पे जोड़ आ रहा है, तो जोड़ आ रहा है। अगर हम ता बोल रहे हैं, ता, तो ता बोल रहे हैं या टा बोल रहे हैं, तो कहाँ से? अगर ये सब प्रयोग करके आप ये सब अगर पूछा जाता है उच्चारण शब्द, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अब कह रहा है यहाँ पे हमें कि लोहा शब्द क्या है? तो लोहा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो हम क्या मार लेंगे? पुल्लिंग है। लोहा क्या है? पुल्लिंग है। लोहा क्या है? पुल्लिंग है। अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कलम शब्द एक जाति वाचक संज्ञा का, ये जाति वाचक, कलम एक जाति का बोध हो रहा है ना सिर्फ। अब यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, नाचे न जाने अगनमा टेढ़ लोकित का क्या अर्थ होता है? मतलब कहानी का तात्पर्य जिसका ये है कि नाचे न जाने अगनमा टेढ़, मतलब क्या? इसका ये एक मुहावरा है कि नाचे न जाने अगनमा टेढ़। तो इसमें ये हो रहा है कि काम न जाने और बहाना बनाना, मतलब कि काम नहीं जानना और बहाना बनाना। ठीक है, कि काम नहीं जानना और बहाना बनाना, यही इसका सटीक आंसर होगा। अब कह रहा है यहाँ पे गुण, गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण शब्द का, जो अगर आपको कोई बात कह रहा है कि गुण, गुण कहने का मतलब कि आप में कोई गुण है, आपको पढ़ने का गुण है या तो पढ़ाने का गुण है, तो एक गुण है, तो गुण का विलोम शब्द दोष होगा। क्या होगा? दोष होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक शब्द कौन समास होता है? अव्ययी भाव। क्या होता है? अव्ययी भाव। ये क्या होता है हमें? ये हमको होता है कि प्रत्येक शब्द में कौन समास होता है? अव्ययी भाव होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि राम खाता होगा कौन सा कला है? कह रहा है राम खाता होगा कौन सा कला है? तो राम खाता होगा कौन सा कला है? तो इसको हम क्या मारेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या मारेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल मारेंगे। चलिए अब यहाँ पे कह रहा सभा, एक सवाल ये भी है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द कौन सा संज्ञा है?
तो समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है। क्या है? सभा एक प्रकार के कुछ है समूहवाचक संज्ञा है। तो हम समझ लिए समूहवाचक संज्ञा होता है। आग शब्द क्या है? यहाँ पे आ रहा है कि मेरा आग शब्द क्या है? तो तदुभव है। क्या है? तदुभव है। आग शब्द क्या है? तदुभव है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ रहा है मेरा कि मगम्पा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्पा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो ये अपने पोता के लिए। किसके लिए ले जा रही थी? अपने पोता के लिए ले जा रही थी। मगम्पा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोता के लिए ले जा रही थी। चलिए अब यहाँ पे आ जा रहा है मेरा कि दृढ़ते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाई दिया? कहने का दृढ़ते विश्वास में किस राज्य में बाढ़ से सूखा प्रभावित और सुखाड़ प्रभावित दिखाई पड़ा था? तो किससे? तो उड़ीसा को। किससे? उड़ीसा को। किससे? उड़ीसा को। अब यहाँ पे आ रहा है पहले दिन पंप्रति को क्या था? बुखार था। क्या था? बुखार था। कह रहा पहले दिन पति को क्या था? तो बुखार था। अब यहाँ पे आ रहा है लास्ट मेरा, इस वीडियो का मेरा लास्ट ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्वेश्चन समझिए। कह रहा है दृढ़ते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? स्कूल कहाँ है? तो स्कूल कह रहा था टीले के नीचे है। कहाँ? टीले के नीचे है। कहाँ पे था? टीले के नीचे था। तो ये ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास किए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। 100 को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन जिसमें से आपको 50 को बनाना है। तो आप लोग आसानी से इसका अगर आप एक बार भी अगर पढ़ लेते हैं तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आएगा तो आराम से आप टिकअप कर सकते हैं। तो आप ये बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में। लेकिन अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा जितना भी आप कोशिश हो हम आप लोगों को मदद करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।